अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो अबाउट है क्रोमोसोम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिया था? न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियोलस। जो चौथा पार्ट है वो हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये है तो बहुत शॉर्ट सा, लेकिन आई वांट कि आप यहीं पे क्रोमोसोम को कंप्लीट सीख के चले जाएं कि फिर आपको आगे किसी चैप्टर में अगर क्रोमोसोम का टॉपिक आए तो कोई इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं अबाउट क्रोमोसोम की क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखते हैं। द वर्ड क्रोमो मीन कलर। आप ऑलरेडी क्रोमोप्लास्ट पढ़ चुके हो, जहां पे हमने डिस्कस कर लिया था कि क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर होता है। और सोमा मीन बॉडी। सोमा मीन बॉडी, सिंपल कलर बॉडी। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देखा गया कि कुछ कलर बॉडी प्रेजेंट थी और इन्हीं कलर बॉडी को किसका नाम दिया? क्रोमोसोम का नाम दिया गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक। पहली बात क्या है? दीज आर थ्रेड लाइक। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक डार्क स्टेनिंग कलर बॉडीज which transfer genetic information from parent to offspring। क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये धागे नुमा शक्लें होती हैं, जिनका काम क्या होता है? सारी हुसूसियात को या करेक्टर्स को ट्रांसफर करना। किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। दरअसल बच्चे या जो बच्चे होते हैं वालिदैन जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसी क्रोमोसोम ने क्या किया होता है कि वालिदैन की करेक्टरिस्टिक को वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल किया होता है। जो करेक्टरिस्टिक्स हुसूसियात होती हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बोलचाल, एक बच्चा जो होता है अपने बाप जैसे बोलता है, या रास्ते पे चलना हो गया, हाइट हो गया, आइस कलर हो गया, जितनी भी करेक्टर्स हैं, अगर ये वालिदैन जैसी हों। चले अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के हवाले से। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक डार्क स्टेनिंग कलर बॉडीज विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम जो होती हैं, पहली बात क्या? थ्रेड लाइक है। थ्रेड किसको बोलते हैं? धागे को बोलते हैं। ये धागे नुमाइशी कुछ शक्लें हैं, डार्क स्टेनिंग कलर बॉडीज। आप अगर इनको देखोगे ना तो ये डार्क स्टेनिंग कलर है, मतलब ये न्यूक्लियस में आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल डार्क स्टेनिंग कलर, मतलब डार्क गहरे, और स्टेनिंग बोलते हैं कलर को ही। ये न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रहे हैं, जिनका काम क्या है? विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो कि वालिदैन से बच्चों में करेक्टर्स को क्या कर रहे होते हैं? मुंतकिल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है, उसकी आइज कलर उसकी वालिद जैसा है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके फादर से ये जो करेक्टर, ये जो खासियत ट्रांसफर हुई है बच्चे के अंदर। दिस इज ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स। ऑल दोस करेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं, तो दरअसल किसकी वजह से मिल रहे होते हैं? इसी क्रोमोसोम की वजह से मिल रहे होते हैं। ठीक है, डिस्कवरी की अगर बात की जाए, क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वेबर्ट फ्लेमिंग इन 1882। क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया है? वेबर्ट फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है। कब किया है? 1882 के अंदर डिस्कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा वर्ड क्रोमोसोम वर यूज बाय वाल्डियर इन 1876। क्रोमोसोम का जो वर्ड है ना, ये सबसे पहले यूज किया है किसने? वाल्डियर ने यूज किया है। जबकि हेरिडिटी फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टडी बाय सट्टन। ठीक है, सट्टन और बवेरी एक दूसरा शख्स भी है, लेकिन सट्टन का नाम ज्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन जो हेरिडिटी फंक्शन है, हेरिडिटी फंक्शन से मुराद ये कि ये जो ट्रेट, ये जो खासियतें जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो रही हैं, इसका सबूत हमें किसने दिया है? फर्स्ट टाइम सट्टन ने दिया है। ठीक है, अगर कंपोजिशन की बात की जाए, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी होती है इसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके अलावा डीएनए और आरएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो एक जैसी नहीं होती, चेंज हो रही थी। चलिए बहरहाल मैं डिस्कस करता हूं। ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज कौन सी फेज होती है? ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, माइटोसिस या मियोसिस के अंदर। इंटरफेज कहते हैं रेस्टिंग फेज को। कौन सी फेज को? रेस्टिंग फेज को। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो डिवाइड होने से पहले सेल अपने अंदर कुछ प्रिपरेशन करता है, खुद को डिवाइड होने के लिए क्या करता है? कुछ प्रिपरेशन करता है, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज। इंटरफेस क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन। अब जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, तो डिवाइड होने से पहले
अगर हम सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना, वो दरअसल ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको अगर देखेंगे तो ये कुछ नेटवर्क की फॉर्म में, कुछ बिखरे हुए धागों की फॉर्म में नजर आ रहा होता है। दरअसल ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना, ये कौन सी फॉर्म है? क्रोमेटिन फॉर्म है। कब? अब सेल डिवाइड फिलहाल नहीं हुआ है, डिवीजन से पहले की बात हो रही है। सेल देखें, आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना रहा होता है। अब सेल डिवाइड नहीं हुआ है, डिवाइड होने से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो ऐसे धागों की फॉर्म में पड़े हुए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। व्हेन सेल डिवीजन बिगिन, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्रोमोसोम। अब जब सेल डिवीजन होनी है, अब जैसे ही सेल डिवीजन होगी ना, तो उससे पहले क्या हो जाएगा? यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो होगा ना, ये अरेंज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बेसिकली है कैसी। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमेटिड। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ आर्म कॉल्ड क्रोमेटिड, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम जो होता है ना, उसके अंदर आर्म होते हैं। चले मैं एक क्रोमोसोम की हवाले से डिस्कशन, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर ये जो इसके बाजू बने हुए हैं, ये जो आर्म बने हुए ना, इनको हम क्या बोलते हैं? दरअसल क्रोमेटिड बोलते हैं। तो इस क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड हैं? 4 क्रोमेटिड इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो द आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड, ठीक है जी। आगे चलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सेंट्रल जॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दरअसल वो जगह है जहां पे क्रोमेटिड आपस में क्या हुए होते हैं? अटैच हुए होते हैं। ये देखो, एक ये क्रोमेटिड अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, कहां पे अटैच हुए? इस पोजीशन के ऊपर। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर दरअसल काइनेटोकोर प्रोटीन का एक कवर है। 2 प्रोटीन होती हैं काइनेटोकोर की, वो इन्होंने उसको क्या किया होता है? इसे कवर किया होता है, या इसलिए मैंने काइनेटोकोर लिखा हुआ है, ठीक है। काइनेटोकोर प्रोटीन। अच्छा, लोकस, रीजन ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन प्रेजेंट। क्रोमोसोम के अंदर वो जगह जहां पे जीन प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक जीन। मैं कहता हूं लेट्स सपोज यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, यहां पे, और इस जीन ने कंट्रोल करना है आई का कलर। इसने क्या कंट्रोल करना है? आई का कलर कंट्रोल करना है। सो वो जगह जहां पे जीन प्रेजेंट है, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। आगे आप लोग ये सेकंड ईयर के एक चैप्टर जिसके अंदर क्रोमोसोम एंड डीएनए, आई थिंक, उसके अंदर आप बहुत डिटेल से पढ़ो। और जीन होता क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। विरासत का जो यूनिट होता है ना, वो जीन ही होता है, ठीक है। सारे काम हम जीन के ही होते हैं। आर्म्स द पार्ट ऑफ क्रोमेटिड फ्रॉम सेंट्रोमियर टू एंड। इस सेंट्रोमियर से लेके इस एंड तक जितना भी हिस्सा है ना, जितना भी हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दरअसल एक आर्म बोलते हैं। आर्म किसको बोलते हैं? बाजू, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो डिस्कशन होगी। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। दरअसल इस पोजीशन ऑफ, ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है ना, डिफरेंट होती है। सो इस सेंट्रोमियर की डिफरेंट पोजीशन की बुनियाद पर क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर ये सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट हुई, यहाँ पे प्रेजेंट हुई तो क्या होगी? यहाँ पे प्रेजेंट हुई तो यहाँ पे क्या होगा? बहरहाल चल के देख लेते हैं। पहले टाइप है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कहते हैं हमारे पास ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे हो? सेंटर पे हो। जिसने डिवाइड किया हो, 2 हाफ बनाए हो बिल्कुल सेंटर से। मिसाल के तौर पे इसको अगर देखा जाए, इस क्रोमेटिड को बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। जब सेंटर में प्रेजेंट होगा सो दिस विल बी मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर में हुआ तो क्या होगा? मेटासेंट्रिक। सब कहते हैं डिवाइड को, सब मेटासेंट्रिक। ऐसा क्रोमोसोम जिस पे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज जस्ट अवे सेंटर, जिसमें जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है ना, वो बिल्कुल सेंटर पे ना हो, सेंटर से थोड़ी सी हट के हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे थोड़ी सी हट के। जब थोड़ी सी हट के होगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसके अंदर जो आर्म होंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों आर्म क्या इक्वल हैं, जितना ये इतना ये भी है, लेकिन यहाँ पे आर्म्स इक्वल नहीं है। सो जो हमारे पास सब मेटासेंट्रिक है, उसके अंदर जो आर्म्स होते हैं ना, वो आपस में इक्वल नहीं होते। अगला है एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक। पहले टीलोसेंट्रिक को समझ लो, एक्रोसेंट्रिक की आसानी से समझ आ जाएगी। टीलोसेंट्रिक बोलते हैं जहां पे सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल एंड पे हो। यहाँ पे देख लो, ये बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल अगर एंड पे हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं?
टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल एंड पे ना हो, बिल्कुल सेंटर पे भी ना हो, बिल्कुल एंड पे भी ना हो, थोड़ी सी एंड से हट के हो, थोड़ी सी एंड से आगे हो, उसको हम बोलते हैं सब टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। और ये बिल्कुल रॉड लाइक शेप होती है, ये देखो बिल्कुल एक रॉड लाइक शेप है जिसके बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़े से पहले क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसका एक पार्ट बहुत छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है। इसका एक बहुत, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में इन दोनों को देखा जाए तो ये फिर भी एक दूसरे से इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर 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 सेंट्रोमियर की पोजीशन हुई सेंटर में तो मेटासेंट्रिक, अगर सेंटर से थोड़ी सी हट के हुई तो सब मेटासेंट्रिक, अगर बिल्कुल एंड पे हुई तो टीलोसेंट्रिक, अगर एंड से थोड़ी सी इनसाइड हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। थोड़ा सा और भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से। सो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर के होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट नंबर के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसानों में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पौधों में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जानवरों में डिफरेंट, हर एक स्पीशी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कुछ स्पीशी ऐसी भी होंगी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है पोटैटो और चिंपांजी 48 होते हैं, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं ईच स्पीशीज हैविंग अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर है 46 क्रोमोसोम, तो हर एक सेल के अंदर कितने होंगे, 46 ही होंगे। आप चाहे पाँव से सेल उठाओ, चाहे सर से सर उठाओ, जहां से भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी आप सेल उठाओगे तो उसके अंदर आपको 46 क्रोमोसोम नजर आएंगे, सिवाय गैमीट सेल के, ठीक है। वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ उस हवाले से। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं कि मैन के अंदर 46, पोटैटो के अंदर 48, चिंपांजी के अंदर 48, फ्रॉग के अंदर 26, ऐसे 1000 ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इन दो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा इसको देख लें। जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, सोमैटिक सेल्स कहते हैं बॉडी के सेल जिन्होंने डिवाइड नहीं होना। इट में भी ये डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। डिप्लॉयड मतलब जिनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो। ट्रिप्लॉयड भी हो सकते हैं, इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हो। टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोना, आगे जितने भी आप इसको डिस्कस करते जाएंगे। सो हम डिस्कस करते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। द फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर जो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी उसके अंदर क्रोमोसोम्स को जो फुल नंबर है, एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर एक ह्यूमन का सेल लोगे, उस सेल के न्यूक्लियस में दोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ह्यूमन के अंदर आपको कितने मिलते हैं, 46। और ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। अच्छा, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। हेप्लॉयड नंबर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को किसको बोलते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं। जिस तरह ह्यूमन डिप्लॉयड था तो इसके हाफ कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। जो हमारे गेमीट सेल्स होते हैं ना, गेमीट सेल, ह्यूमन के गेमीट सेल जो स्पर्म और एग है, इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब देखें, पोटैटो हमारे पास होता है टेट्राप्लॉयड। पोटैटो क्या है, टेट्राप्लॉयड है। टेट्राप्लॉयड मतलब इसके अंदर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पोटैटो के अंदर टेट्राप्लॉयड है और क्रोमोसोम्स हैं 48, कितने हैं, 48, तो इसका मोनोप्लॉयड कितना होगा। देखें, ह्यूमन का डिप्लॉयड है और क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। 46 का मोनोप्लॉयड, मोनो मतलब हाफ, जो सिंगल होगा वो कितना होगा, 23 होगा। पोटैटो के अंदर कितने हैं, 48 हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये 4n है, 4n, तो 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो पोटैटो के अंदर जो मोनोप्लॉयड होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। देखो यहाँ पे 23 कैसा है, यहाँ पे 2 है ना, तो 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। बात कुछ ज़हन में बैठ रही है, ये एमडी गेट में से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस तरह शुगर केन हमारे पास होता है ऑक्टाप्लॉयड, ऑक्टा मीन 8, ठीक है। शुगर केन ऑक्टाप्लॉयड है। अब इसका मोनोप्लॉयड है 10, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, इसका मोनोप्लॉयड कितना है, 10 है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80। इसके अंदर 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। बहरहाल ये आप लोग क्रोमोसोम्स और डीएनए वाले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस करोगे। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है। अब मैं एट द एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ और आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं।
सो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, आपने अगर यहाँ तक लेक्चर देख लिया तो आई होप कि आप इतनी कहानियाँ तो गढ़ ही सकते होंगे। सो बहरहाल फिर भी न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन है? न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से ही मैसेज आ रहा होता है, बाहर मैसेज कौन भेज रहा है? न्यूक्लियस ही भेज रहा है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटरी मटीरियल which transfer genetic information from parents to their offspring। so मेन पॉइंट यही है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो सारी की इन्फॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं। सो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या बनना होता है? आरएनए बनना होता है। आरएनए बाहर जाता है, बाहर बाकी जितने भी प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस का हो गया, सेल को इन्फॉर्म करना हो गया, दरअसल वो कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में बन रहा है। इसी राइबोसोम से जाके आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारे पास फंक्शन ऑफ एक न्यूक्लियस है। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? जेनेटिक मटीरियल की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस हेल्प कर रहा होता है सेल डिवीजन के अंदर। ये तो मैंने शॉर्ट करके बता दिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटीज के ऊपर कि आप इसको कितना खोल के एक्सपेंड करके लिख सकते हो। पेपर में लास्ट टाइम भी बोर्ड के पेपर में सवाल आया था फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के हवाले से। सो पेपरों के अंदर कहानियां घड़नी होती हैं। यहाँ तक आगे लेक्चर खत्म हो जाता है। आई जस्ट वांट टू गिव सम टिप्स टू यू। पेपर के जो मार्क्स होते हैं दरअसल वो आपकी काबिलियत नहीं शो कर रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं कि आपने और पेपर के जो 2 घंटे होते हैं उनके अंदर कितना लिखा है, कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, वही चीज़ नहीं देख रहे होते हैं। सो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग पांडे सर की एक बात है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, कि ये पेपर जो होते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो दरअसल पेपर के और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि पेपर सॉल्व करना एक स्किल है। स्किल का मतलब ये जो मार्क्स हम ले रहे होते हैं ना, ये दरअसल हमारी काबिलियत के नहीं होते, ये स्किल्स के होते हैं। हाँ थोड़ी बहुत इसमें काबिलियत का भी रोल होता है, लेकिन आप मुझे एग्जांपल दे दें, एक पेंटर हो जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो, बाकमाल राइटिंग हो उसकी, और वो कंट्रोलर को थोड़े से पैसे दे दे और उसको पेपर ऑलरेडी ला के उसको साइड पे बिठा दिया जाए और लिखने दे दिए। उसकी राइटिंग तो ऑलरेडी खूबसूरत और पेपर उसको ला के दे दिया गया है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? उसके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या ये मार्क्स से काबिलियत साबित हो सकती है? वो शख्स जिसको बिल्कुल कुछ ना आता हो। लेकिन एक इसका नुकसान ये है कि यही ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बाद में फिर बेरोज़गार घूम रहे होते हैं और बदनाम कर रहे होते हैं एजुकेशन को। और फिर हमारे बड़े क्या कहते हैं, तालीम में क्या रखा है, वो तो तालीम हो गए, मतलब इतना पढ़ा लिखा हो गया, बेरोज़गार घूम रहा था। दरअसल वो बेरोज़गार तालीम वाला शख्स नहीं घूम रहा होता, ये वो घूम रहा होता है कि जिसने चीटिंग वीटिंग करके मार्क्स लिए होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहें, आपके पास नॉलेज के साथ साथ पेपर को सॉल्व करने की स्किल भी होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू टेक 80+%, 80+ परसेंटेज कोई परसेंटेज नहीं है। मज़ा तब आता है जब 95+ आती है, और ऑफ कोर्स इट्स अ पॉसिबल, हुआ है, ये होता है। 95% लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे जहन में सब नाकाम लोगों ने यही बात डाली होती है कि नहीं 90 सिर्फ वो ले सकते हैं कि जो बोर्ड में पैसे देते हैं। ये सब झूठ बातें हैं, इनके ऊपर बिलीव ना करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आज के लेक्चर के अंदर किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए कोई पॉइंट कोई कहे तो कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माई यूट्यूब के अंदर से पहले मैंने नहीं पढ़ाया, ये मेरा पहला चैप्टर था कि जो मैंने यूट्यूब पे टीच किया हुआ है। इंशाल्लाह आई होप कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी कोशिश करूँगा आगे बढ़ाने के लिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।